हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं यूनानी फार्माकोपिया के एक बहुत ही खास मुरक्कब के बारे में, एक बहुत ही खास कंपाउंड के बारे में। एक ऐसी दवा जो बहुत कम इस्तेमाल की जाती है लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जानी चाहिए। त्रियाक ثمانیہ। यूनानी में कई तरह के त्रियाक होते हैं, उनमें से एक त्रियाक है त्रियाक ثمانیہ। त्रियाक यानी कि ऐसा मुरक्कब, ऐसा कंपाउंड जो जहरीले जानवरों के मुजिर असरात को दफा करता है। चंद दवाओं का बना हुआ ऐसा मुरक्कब जो शहद के साथ बनाया जाता है और जहरीले जानवरों के असर को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सांप है, बिच्छू है, या और जो मौत है, ततैया, इस तरह के जो जानवर हैं जो जहरीले असर रखते हैं, उन जानवरों के असर को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे दवा को त्रियाक कहते हैं। जबकि एक दवा और होती है जिसको फाद जहर कहते हैं। एक तरफ त्रियाक होता है, एक तरफ फाद जहर होता है। त्रियाक ऐसी दवा है जो कई दवाओं से मिलकर बनती है, वो भी जहरीले असरात को दूर करती है। जबकि फाद जहर एक सिंगल दवा है, मुफरद दवा है, जो कि जहरीले असरात को दूर करती है। तो दोनों में यही फर्क है। त्रियाक को इंग्लिश में थिरियाक कहते हैं, THERIAC, थिरियाक, और जबकि फाद जहर को एंटीडोट कहते हैं। चूंकि मॉडर्न साइंस में ज्यादातर एक जहर के लिए एक एंटीडोट तैयार किया जाता है, इसलिए उसको एंटीडोट ही कहा जाता है, त्रियाक नहीं कहते हैं। यानी कि सिंगल ड्रग जो काम करती है वो फाद जहर या एंटीडोट है, और मुरक्कब जो कई दवाएं होती हैं तो वो त्रियाक है। सिंपल सी बात है। इस त्रियाक का मिजाज गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में है। यह त्रियाक न सिर्फ इस तरह के जहरीले जानवरों के जहर को दूर करता है, हालांकि इसमें मेरा तजर्बा सांप के लिए नहीं है, बाकी में ये फायदा करता है, ये देखा गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कोई हमारे एलोपैथी की फ्रेटर्निटी से कुछ लोग सुन रहे हो इस वीडियो को, तो इसको वहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और जिस तरह से किताबों में मिलता है, बहुत मुमकिन है कि ये काम करे। कम से कम ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि एलोपैथी के एंटीडोट्स सीरम्स, एंटीवेनम सीरम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर इसको अवेलेबल करवाना चाहिए। तो इसके अलावा ये इंग्रेडिएंट, ये मुरक्कब फालिज, लकवा, मिर्गी और राशा, यानी कि फेशियल पैरालिसिस और पैरालिसिस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया वगैरह, और एपिलेप्सी, इस तरह की मर्जों में भी बहुत अच्छा काम करता है। देखने की बात यह है, चूंकि मुरक्कब का मिजाज गर्म व खुश्क तीसरे दर्जे में है, इसीलिए वो अमराज जो सर्दी के वजह से होते हैं और आसाब पे इनका असर होता है, यानी कि उनकी सर्दी या तरी की वजह से आसाब जब अफेक्टेड हो जाते हैं, और वो बीमारी चाहे वो पैरालिसिस हो या मिर्गी हो, तो वहां पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हालांकि इसके साथ दूसरी दवाओं को भी शामिल किया जाता है, कुछ तेल वगैरह भी दिए जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये अपने आप में एक बहुत अच्छी दवा है जो कि इस तरह की बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। अब एक सवाल ये उठता है कि ये अगर जहरीले असरात को दूर करती है तो वो किस तरह से? चूंकि जो पैरालिसिस है या मिर्गी है, इस तरह के अमराज जो नर्वस सिस्टम की डिजीजेज हैं, और जहाँ पे के यूनानी नज़रिए से सर्दी और रुतूबत के असर की वजह से ये बीमारी पैदा होती है, तो ठीक है, ये गर्म खुश्क दवा है, उसके असर को ज़ाहिर कर सकती है, ऐसा समझा जाता है। हालांकि ये काम करती है, लेकिन एक लेमैन के लिए, एक आम आदमी के लिए जो इस पैथी से रिलेटेड नहीं है, वो थोड़ा सा समझ सकता है कि हाँ, सब कर सकती है काम। तो देखने की बात यह है, बहुत ही समझने का मुकाम है ये, कि जब हमारे जिस्म में किसी भी जानवर के काटने से जो एलर्जिक रिएक्शन होता है, जानवर के काटने से ही नहीं, किसी पोलन से भी, या किसी भी ऐसे एंटीजन से या किसी पैथोजन से जो रिएक्शन होता है, उसके बदले में जो मास्ट सेल्स हैं वो जो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, वो हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो
वो यहाँ आकर के जो स्किन है या कैपिलरीज हैं या वेसल्स हैं या लंग्स में या ट्रेकिया में, ऐसी जगहों पे स्वेलिंग पैदा कर देता है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। और वो इन्फ्लेमेशन होती है हिस्टामिन, एक किस्म की रुतूबत है, एक बलगमी रुतूबत है जिसके अंदर हरारत पाई जाती है। अब इसको मेंटेन करने के लिए, इसके जरिए पहुंचाए गए नुकसान की तलाफी के लिए, सही करने के लिए दूसरे केमिकल्स की भी एक चेन बॉडी में से खारिज होने लग जाती है, वो भी रिलीज होने लगती है। तो यही वजह है कि फिर उसकी वजह से जो हमें खुजली होती है, नाक से पानी बहता है। हालांकि ये सब हिस्टामिन की वजह से हो रहा होता है। ओवर रिएक्शन जब करती है, हिस्टामिन जब ज्यादा हो जाता है तो इस तरह की कंडीशन होती है, जिसको रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन लेते हैं आमतौर से। वो नजरिया अपनी जगह ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए, एक बार फिर से समझने का मुकाम है, होना ये चाहिए कि जो मास्ट सेल से जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है वो एक किस्म का है, पैराइटल सेल से जो निकलता है वो दूसरे किस्म का होता है, दिमाग झिल्ली से जो H3, H4 जो हिस्टामिन्स होते हैं वो अपनी अलग अलग जगहों से अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली बलगमी होते हैं। किसी में हरारत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, या किसी के साथ जैसे H1 जिसको हम कहते हैं, तो वो हिस्टामिन जो है उसके अंदर हरारत और गर्मी जिसको कहें कि एसिडिटी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि उसको एंटासिड्स वगैरह ऐसी चीज़ें ली जाती हैं उसके इलाज के लिए। हालांकि मैं एलोपैथी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ एक कंपैरिजन का मसला है, इसको कंट्रोवर्सी का मसला ना बनाया जाए। कंपैरिजन के लिए सिर्फ मैं कह रहा हूँ। तो हम जब इस तरह की चीज़ होती है तो इस जो मैं कह रहा था वो बात ये थी कि जब एक शुरुआत में तो एक जो लिक्विड था, एक फ्लूइड था या एक हिस्टामिन था, एक रतूबत थी, उसका सीक्रेशन हुआ, लेकिन बाद में उसके साथ साथ दूसरे और कई किस्म के रतूबात भी सीक्रेट हुए जिससे कि बॉडी को परेशानी हो रही है। तो अब हम सिर्फ एक किस्म का एंटी हिस्टामिन यानी कि एक सर्द खुश किस्म का कोई एक एंटी हिस्टामिन देते हैं तो टेम्परेरीली वो इस पे काम करता है, लेकिन जो दूसरी चीज होती हैं उस पे काम नहीं करता है। जैसे ही उस दवा का असर खत्म होता है ये फिर रिलीज होने लगता है और दूसरी चीजें भी रिलीज होने लगती है और बीमारी फिर से आ जाती है, रिकरेंस होता रहता है। यही वजह है कि ये सपरेशन के काम में आती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। जबकि आप अगर देखेंगे तो जितने भी जो सीक्रेशन हो रहे हैं, चाहे वो बेसेफिल से हो रहा हो या पैराइटल सेल से हो रहा हो या मास्ट सेल से हो रहा हो, इन सब का मिजाज अलग अलग है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही दवा सारे मिजाजों पे काम कर जाए? इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी बात को मलहूज रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये त्रियाक बनाया गया है, जिसमें कि इतनी तरह की दवाएं। मैं ये और बता चलूं, त्रियाक समानिया, समानिया का मतलब होता है 8, जिसको अष्ट कहते हैं हिंदी में और हस्त फारसी में कहते हैं। बहरहाल तो ये 8 दवाओं का मुरक्कब है, इसलिए इसको त्रियाक समानिया कहते हैं। तो इसमें इस तरह की दवाएं इस्तेमाल की गई हैं। अब अगर आप इन दवाओं को ध्यान से देखेंगे कि ये दवाएं आखिर करती क्या है, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ, ये यूनानी का एक, देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, ये ना समझा जाए कि वो एग्जैक्ट है, कि ये जो एलोपैथी के जो स्टेरॉइड्स होते हैं उनके जैसा है। स्टेरॉइड है ऐसा नहीं है, स्टेरॉइड का बदल है ऐसा नहीं है, उसके जैसा किसी हद तक काम करता है। जब आप और चीजें नहीं रुक रही होती है तो इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस में स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है, जैसा कि हम देखते हैं। तो उस तरह के काम के लिए ये चीज है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दवाएं हैं और वो क्या काम करती है, और ये त्रियाक समानिया क्यों इतना इफेक्टिव और क्यों इतना मशहूर है। तो आइए देखते हैं, दवाओं को समझते हैं। व्यूअर्स, ये हब्बुल गार $60 ग्राम, ये कूठ कड़वा कुश्त तल्ख 60 ग्राम, ये बीजा बोल, हीरा बोल, बोल या मुरमकी 60 ग्राम, ये पखान बेद 60 ग्राम,
और ये फिलफिल स्याह काली मिर्च 40 ग्राम, तज कलमी 40 ग्राम, और आप ये देख सकते हैं दालचीनी 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम। तो इस तरह से ये नुस्खा है त्रियाक़ ثمانیہ का। सबसे पहले बात करते हैं हम मुरमुक्की की। मुरमुक्की एक ऐसी दवा है जो मुहल्लिल है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मादे को खुश करती है। यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके नतीजे में जो हिस्टामिन, यानी कि हम यहाँ पर जो कहेंगे कि एक मादा जो रिलीज होता है, जो रतूबत रिलीज होती है, इसको हम रतूबत का नाम देते हैं। जाहिर सी बात है उस वक्त ये क्लासिफिकेशन नहीं था, तो इसीलिए रतूबत, मादा, फजला, इस तरह की बातों से इसको समझाया जाता था। आज इसको डिस्टिंग्विश कर लिया गया है, क्लासिफिकेशन हो गया है, तो अच्छी बात है, बहुत आसानी की बात है हमारे लिए समझने में। तो बहरहाल एलर्जिक रिएक्शन के नतीजे में जो हिस्टामिन रिलीज होता है, यानी जो रतूबत रिलीज होती है, ये उस मादे को, उस रतूबत को खुश्क करती है और उसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेशन आता है उस वर्म को उतारती है और उसकी वजह से जो खांसी उठती है, जो सांस में तंगी महसूस होती है, तो उसको ठीक करती है। यानी कि इसका असर दिमाग की झिल्ली पर, नाक की झिल्ली पर और गले की झिल्ली पर, फेफड़ों की झिल्ली पर, सब जगह होता है। वहां से इस रतूबत को ये खुश्क करती है और जो वर्म आ गया है उसको उतारती है। और किसी तरह का अगर कोई क्लॉट बन गया है, बलगम का सुद्दा बन गया है, तो उसको डिसॉल्व करती है। तो इस तरह से ये काम करती है। दूसरी हब्बुलगार अपने आप में एक फाद जहर यानी एंटीडोट है कई जहरों का, और ये भी सांस की तंगी को दूर करता है, दिल और दिमाग को ताकत देता है, और इस तरह की बहुत सारे काम जो कि ऐसे वक्त में जबकि किसी दवा का साइड इफेक्ट हो गया हो, या किसी जानवर के कांटे से या किसी तरह से कोई शॉक लगा हो, तब ये काम करता है। अब पखान वैद की बात करें तो पखान वैद भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये सुद्दों को खोलती है, सांस की तंगी को दूर करती है। इसी तरह से कूट कड़वा, कुश्त तल्ख की बात करें तो वो भी अपने आप में कई जहरों का फात जहर है, पखान वैद भी फात जहर है। तो सारे मिलकर के तरियाक बन जाते हैं और ये मुक़व्विया आसाब है, मुहल्लिल आराम है और रिहा को तहलील करते हैं। जो रिहा को तहलील करने से मुराद यहाँ पे देखिए, समझिए, ये जो रिहा है, ये रिहा जब कोई चीज, कोई मादा होती है, उसको यही लेकर के दूसरी तरफ जाती है, तो उस जब ये तहलील हो जाती है, ये नहीं होती है, तो वहां पे सुकून हो जाता है, वो जगह साकिन हो जाती है। यानी कि हरकत इसी से पैदा होती है, इसकी सवारी कह लीजिए इसको। इसके साथ, रिहा के साथ इस तरह के मादे जाकर दूसरी जगह रुक जाते हैं और परेशानी का बायस बनते हैं। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी, और जो जिनका अपने हॉस्पिटल्स हैं या इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं इस तरह के, वो भी इसको यूज़ करें। एंड नॉट ओनली दिस बट ऑल द इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूनानी एंड ऑल द फ्रेटर्निटी ऑफ एलोपैथी एंड अदर फील्ड्स, I would like to request to use it and to let me know in future what you feel and what are the results of this medicine. Whatsoever you feel, let me know. अल्लाह हाफिज। और अब हम बात करते हैं फाइनली ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान के बारे में हम पहले बहुत बार कह चुके हैं और इस बार अब चूंकि इस वक्त ज़रूरत है, इसलिए कह सकते हैं कि ये फ़रहत बख्शती है, मुक़व्वी असाब है, मुक़व्वी दिल दिमाग है। ख़ास तौर से जो विसरा है, जो स्टमक है, जो जिगर है, जो गुर्दे हैं, जो मसाने हैं, उनको ताकत देती है और सांस की तंगी को दूर करती है। चूँकि एलर्जिक रिएक्शंस में या इस तरह के जो जहरीले असरात होते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो होती है कि सांस का, रेस्पिरेशन का मेंटेनेंस। अगर रेस्पिरेशन का मेंटेनेंस है, ब्लड प्रेशर सही है, तो फिर सब कुछ ठीक है। इसलिए ये सारी की सारी दवाएं दिल को ताकत देती हैं, दिल को सही रखती हैं, ब्लड प्रेशर को सही करती हैं और
सांस को सही कर रखती हैं, वहाँ किसी तरह का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती और कोई किसी तरह की रतूबत का अकुमुलेशन नहीं होने देती। तो इस तरह से ये ज़ाफ़रान, हाँ ज़ाफ़रान यहाँ पर एक और ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल की गई है। अपना एक नेचुरल मोड ऑफ एक्शन है इसका कि जितना भी जो रुतूबात, जिसको हम फिलहाल हिस्टामिन से मान लेते हैं, जिस्म के अंदर होती हैं, जो ऐसे वक्त में निकलती हैं, उन सब को जब वो डिसॉल्व हो जाती हैं तो ये गुर्दे और मसाने के ज़रिए उन मादों को निकाल देती है। यानी कि यूनानी की ज़ुबान में कहें तो गुर्दे और मसाने का तनकिया करती है, उसकी सफाई करती है। तो आप देखिए ये कितना लॉजिकल और बैलेंस्ड नुस्खा है, कितना सही बात है इसको बनाने में, इसको इस्तेमाल करने में। तो डियर वीवर्स, आप इस नुस्खे को अपने बनाइए, अपने मतब में रखिए और इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर दिए। हाँ, अब एक सवाल बाकी रह जाता है यहाँ पर कि जो फालिज या लकवा है या जो ऐसी बीमारियां हैं जो बलगम की वजह से पैदा होती है, ठंड की वजह से पैदा होती हैं, तो ठीक है, वहां तो ये काम करेगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर किसी को पैरालिसिस, ब्लड क्लॉट, ब्रेन हेमरेज की वजह से, ब्लड क्लॉट होने की वजह से हुआ है, तो देखिए ये जो दवाएं हैं ना, ये दवाएं यानी कि आप देखिए मुर्मक्खी का अपना एक खास फायदा ये भी है कि जो जमा हुआ खून है उसको पिघलाती है ये। इसी तरह से दालचीनी वगैरह और दूसरी चीजें भी इस तरह के जो क्लॉट होते हैं उनको खोलती हैं। तो जो क्लॉट है, हालांकि इसमें मेरा तजर्बा नहीं है, मैं ये साफ करना चाहूंगा यहाँ पर कि इस तरह के केसेस में मेरा तजर्बा नहीं है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारे कोई एलोपैथी के जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो और इस तरह के केसेस डील करते हो, उसमें समझ रखते हो, तो इसको वहाँ पर प्रमोट करें। और मैं ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो यूनानी के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो ऐसे इदारे हैं जहाँ पर के ऐसे पेशेंट्स भर्ती किए जाते हैं, देखे जाते हैं और जहाँ पर इस चीज़ की डायग्नोसिस की जाती है कि हाँ ये पेशेंट ब्लड क्लॉट की वजह से है, हाइपरटेंशन की वजह से वहाँ है, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाए। मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये वहाँ पर भी फ़ायदा करेगा, उस तरह के मर्ज में भी काम करेगा। इसी तरह से तज और दालचीनी भी मुक़व्वी आसाब हैं, रिया को तहलील करती हैं, सुद्दे किसी तरह के क्लॉट, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको डिज़ोल्व करती हैं, उनको खोलती हैं। ये अब दोनों को अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जगह दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दोनों का अपना अपना एक ख़ास फंक्शन होता है। दालचीनी बिल्कुल अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो इतना बारीक हो जाते हैं कि वो बिल्कुल परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी अंदर तक चले जाते हैं टिश्यूज़ में। उस मुर्मक्खी की तरह, मुर्मक्खी का एक ख़ास बात और है कि वो कोई जिस दवाओं को साथ देते हैं उस दवा को टिश्यूज़ तक ले जाती है जहाँ तक कि इसकी ज़रूरत होती है। कोई बैरियर्स नहीं रहता इसके सामने।